हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट 9 का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 8 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज 9वें नंबर सेट का प्रैक्टिस होगा। इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने 3 पालियों में होने वाली है, 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस पेपर 9 का प्रश्न नंबर 1 से। और हमारा पहला प्रश्न है, फेफड़ों में गैस का विनिमय इनमें से किसके द्वारा होता है? फेफड़ों में गैस का विनिमय इनमें से किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृपिका। कृपिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेरुमेन सेरुमेन मोम का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कान की रक्षा करना, विदेशी पदार्थ को कान के मार्ग से साफ करने में मदद करना, कान के मार्ग को पानी की क्षति से बचाना। यह मोम का तीनों कार्य है सेरुमेन का, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च जन्म दर के कारण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो इसका उत्तर है किसको छोड़कर? तो ऑप्शन नंबर सी, साक्षरता का उच्च स्तर को छोड़कर, शीघ्र विवाह, पारंपरिक रीति रिवाज और आदतें, विवाह का सार्वभौमिकता, तीनों जो भारत में है उच्च जन्म दर के कारण का निम्नलिखित है। उच्च जन्म कारण के निम्नलिखित सभी हैं। यह तीनों ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आवृत्ति वितरण का सचित्र आरेख जिसमें ब्लॉकों की श्रृंखला होती है उसे निम्न कहा जाता है। तो उसे हिस्टोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहरी जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित सभी कारकों के कारण है सिवाय एक को छोड़कर। तो किसको छोड़कर? तो पहला ऑप्शन है हमारा रोजगार अवसर, दूसरा है बेहतर जीवन स्थिति का आकर्षण, और तीसरा है सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता, और चौथा है उच्च मृत्यु दर और रुग्णता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च मृत्यु दर और रुग्णता को छोड़कर बाकी सभी जो है शहरी जनसंख्या में वृद्धि के कारक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हर में कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए साक्षरता दर को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक साक्षरता दर। हर में कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए साक्षरता दर को प्राकृतिक साक्षरता दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित समयावधि में परिभाषित जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक महामारी जो आमतौर पर जनसंख्या के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे महाद्वीप या दुनिया में होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपर्क के बीच बीमारी की घटनाओं और गैर संपर्क के बीच घटनाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसे सापेक्षिक जोखिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। संपर्क के बीच बीमारी की घटनाओं और गैर संपर्क के बीच की घटनाओं के अनुपात को सापेक्षिक जोखिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, आगे है वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है। वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए। वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है सुनिश्चित करना कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले संकेत का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उष्मायन अवधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण में दूसरी तिमाही
के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो किसको छोड़कर? तो लाइटनिंग होती है। ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर स्टेथोस्कोप से भ्रूण के हृदय की आवाज़ सुनी जा सकती है। कंकाल केल्सीकृत है, आंखें बंद रहती है और शरीर वृद्धि तेज हो जाती है। तो भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन यह निम्नलिखित सभी हैं। ऑप्शन ए बी सी, लेकिन डी को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय किसको छोड़कर? तो सिवाय आस्थानिक गर्भावस्था को छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर बाकी गर्भावस्था, वेस्कुलर मोल, हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात एक महिला का सीरम और मूत्र सभी स्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर और स्थानिक गर्भावस्था को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण निम्न का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषणों के अवतरण की विफलता क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोचाइडिज्म कहा जाएगा। नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषणों के अवतरण की विफलता क्रिप्टोचाइडिज्म कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका उत्तर है, जन्म के समय कुशल देखभाल, जोखिम का शीघ्र पता लगाना, प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर प्रबंधन, यह सभी के द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोचिया अल्बा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है उसे लोचिया अल्बा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आवश्यक नवजात देखभाल के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो किसको छोड़कर? व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम को छोड़कर हाइपोक्सिया के साथ पैदा हुए नए का पुनर्जीवन, हाइपोथर्मिया की रोकथाम, संक्रमण की रोकथाम, यह तीनों जो है आवश्यक नवजात देखभाल का मुख्य घटक है, सिर्फ व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सदमे में नवजात के लिए अनुशंसित मात्रा विस्तारक है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य लवण का 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्मजात विसंगतियों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नैदानिक तकनीक कौन सी है? तो इसका उत्तर है अल्फा फेटोप्रोटीन एमनियोसेंटेसिस कैरियोनिक विलयी प्रतिचयन, तीनों इसका नैदानिक तकनीक है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी के 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने का न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल 1 महीने का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे जो समय पूर्वता के रेटिनोपैथी के विकास के उच्च जोखिम में हैं वे क्या हैं? तो वे अपरिपक्व नवजात हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न आयु तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में दी जाती है। अगला प्रश्न है, खसरा कंठमाला रूबेला का टीका देना होगा। खसरा कंठमाला रूबेला का टीका देना होगा 9 महीने के बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य
स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी उपायों से टीकों की पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं, सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में टीके स्टोर करें। इसको छोड़कर उचित वैक्सीन प्रशीतन उपकरणों में टीके रखें। तापमान निगरानी उपकरण का उपयोग टीका वाहक में टीके का परिवहन करें। यह तीनों जो है इसका सभी उपायों से टीकों का पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, साल्क पोलियो टीके का प्रशासन का मार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतःपेशीय। साल्क पोलियो टीके के प्रशासन का मार्ग है अंतःपेशीय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर का टीका कौन सा होगा? तो 17D टीका होगा। पीत ज्वर का टीका है 17D टीका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है यह राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के लक्ष्य समूह क्या हैं? वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के लक्ष्य समूह हैं 6ठी से 12वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले किशोर लड़कियां और लड़के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्नलिखित को छोड़कर सभी घटक हैं। तो विटामिन ए पूरक कार्यक्रम को छोड़कर साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम, मासिक धर्म स्वच्छता योजना, तीनों किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के मतलब घटक हैं, सिर्फ विटामिन ए पूरक कार्यक्रम को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महिलाओं में यौवन का पहला संकेत क्या है? महिलाओं में यौवन का पहला संकेत क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्तन विकास। किशोरों में कृमि रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 400 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म स्वच्छता योजना किस आयु वर्ग की किशोरियों के लिए लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10 से 19 वर्ष। मासिक धर्म स्वच्छता योजना 10 से 19 वर्ष वर्ग की किशोरियों के लिए लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की पुष्टि या परिफुफ्फुस लसिका ग्रंथि जठर और जनन मूत्रीय पथ से संबंधित नैदानिक रूप से निदान किए गए मामले को निम्न कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त पल्मोनरी क्षय रोग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित सभी संक्रमण मल मौखिक मार्ग द्वारा प्रेषित होते हैं, सिवाय किसको छोड़कर? तो सिवाय हेपेटाइटिस बी को छोड़कर। हेपेटाइटिस ए, दस्त, पोलियोमाइलाइटिस सभी संक्रमण जो है मल मौखिक द्वारा प्रेषित होते हैं, सिवाय हेपेटाइटिस बी को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मच्छर के काटने से होने वाली निम्नलिखित सभी बीमारी है, सिवाय किसको छोड़कर? सिवाय सॉर्स को छोड़कर। लसिका, फाइलेरियोसिस, डेंगू, मलेरिया, यह तीनों मच्छर के काटने से होने वाले बीमारी हैं, सिवाय सॉर्स को छोड़कर। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया वायरस लोगों में किसके द्वारा फैलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मच्छर का काटा हुआ से चिकनगुनिया वायरस लोगों में फैलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हेपेटाइटिस डी संक्रमण तभी होता है जब व्यक्ति क्या पॉजिटिव हो? तो जब व्यक्ति हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो। हेपेटाइटिस डी संक्रमण तभी होता है जब व्यक्ति हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चेचक रोग जो है यह वेरियोला वायरस के होने वाले संक्रामक रोग हैं। छोटी चेचक के संचरण का तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदिक नाभिक। छोटी चेचक के संचरण का तरीका है बुंदिक नाभिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं, सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रणालीगत डिप्थीरिया को छोड़कर।
प्रणालीगत डिप्थीरिया को छोड़कर नासिकीय डिप्थीरिया, त्वचीय डिप्थीरिया, लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया, ये तीनों जो हैं ये सभी डिप्थीरिया विभिन्न रूप के हैं, सिवाय ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, डिप्थीरिया के वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा कौन सा है? डिप्थीरिया के वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाले सबसे प्रभावी दवा इरिथ्रोमाइसिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। डिप्थीरिया के वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा इरिथ्रोमाइसिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर्टुसिस को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी के रूप में भी पर्ट्यूसिस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रोग स्थिति माइट्रल अपर्याप्तता और स्टेनोसिस का एक प्रमुख कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वात रोग ग्रस्त बुखार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहा जाता है, माध्यमिक उच्च रक्तचाप और पृथक सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप, तीनों कहा जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे है, जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है वह क्या है? तो वह है सुस्त जीवन शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक स्तर के अंतर्गत है। रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के माध्यमिक स्तर के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मधुमेह मेलिटस के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए का अधिक सेवन मधुमेह मेलिटस के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है। बाकी यह सुस्त जीवन शैली, शैशवावस्था में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, शराब का अत्यधिक सेवन, यह तीनों जो है तीनों मधुमेह मेलिटस के विकास का कारण है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS में शामिल है, कौन कौन शामिल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैंसर, मधुमेह, हृदय और स्ट्रोक, यह सभी NPCDCS में शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगेल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक प्रसवोत्तर महिला को केगेल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक आदिम गर्भवती माता ने नर बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात में स्राव दिखाई देता है। नर्स को नवजात शिशु का सक्शन निम्न में से किस विधि से करना होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पहले मुंह और फिर नाक। एक आदिम गर्भवती माता ने नर बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात में स्राव दिखाई देता है तो नर्स को नवजात शिशु का सक्शन पहले मुंह और फिर नाक से करना होता है। अगला प्रश्न है, एक कार्यात्मक गैग के साथ सचेत रोगी के लिए नासोफैरिंजियल एयरवे सक्शनिंग करने के लिए नर्स को रोगी के सिर को निम्नलिखित में से किस स्थिति में रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गर्दन का अधिविस्तारण। अगला प्रश्न है, एनीमा देते समय रोगी को किस स्थान पर रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिम्स स्थिति में रखना चाहिए। एनीमा देते समय रोगी को सिम्स स्थिति में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं सिवाय किसको छोड़कर? तो सिवाय शीघ्र विवाह और संतान उत्पत्ति को छोड़कर।
पोषण, यौवन और एसटीडी की रोकथाम के लिए सुविधा आधारित परामर्श केंद्र किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं, सिवाय ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शीघ्र विवाह और संतानोत्पत्ति। अगला प्रश्न है, किशोर गृह में किशोरों के साथ काम करने वाली एक नर्स देखभाल करने वाले के साथ किशोरों के लिए उपयुक्त विकासात्मक कार्य पर चर्चा करती है। एक किशोर के प्राथमिक विकासात्मक कार्य का एक उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साथियों के साथ संबंध विकसित करने के लिए समय व्यतीत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ कौन सी स्थिति प्रदर्शित हो रही है? यहाँ देखिए फोटो में, यहाँ कौन सी स्थिति प्रदर्शित हो रही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिकवरी स्थिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस उपकरण को पहचाने। ये देखिए उपकरण है और यह कौन सा उपकरण है, इसे पहचान कर आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह है शिशु इंक्यूबेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंभीर अतिसारीय रोग को रोकने में कौन सा अधिक उपयुक्त है? गंभीर अतिसारीय रोग को रोकने में कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, अच्छी खाद्य स्वच्छता बनाए रखना, अच्छी पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना। तीनों उपयुक्त है गंभीर अतिसारीय रोग को रोकने में। यह तीनों ऑप्शन उपयुक्त है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेटॉट स्पॉट है। विटामिन ए की कमी की विशेषता बेटॉट स्पॉट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बुक से और हम वीडियो बनाएंगे और उस बुक को मैं नए चैनल पर बनाऊंगी और मेरा नया चैनल है सक्सेस लाइफ। तो अगर आप लोग को अगले बुक से वीडियो देखना है तो आप लोग सक्सेस लाइफ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय हैं? तो एम क्लोरोफेनॉल जो है यह सबसे अधिक अम्लीय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एथिल अल्कोहल को एथिल क्लोराइड में परिवर्तित नहीं करेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, NaCl। NaCl जो है यह एथिल अल्कोहल को एथिल क्लोराइड में परिवर्तित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांद्र नमक के घोल में रखने पर कच्चे आम का आकार सिकुड़ कर बहुत छोटा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इसे समझा सकती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मोसिस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि तनु विलयन की मोललता दोगुनी कर दी जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित होगा। अगला है, उत्प्रेरक की भूमिका परिवर्तन करना है। उत्प्रेरक की भूमिका परिवर्तन करना है। प्रतिक्रिया का संक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड पॉजिटिव का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। भारत में कोविड पॉजिटिव का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के उन हिस्सों के लिए आदर्श रोलर बैंडेज अनुप्रयोग है जहां मोटाई भिन्न होती है, जैसे कि अग्रबाहु पर। तो यह कौन सा होगा? तो यह उल्टा सर्पिल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, वमन केंद्र स्थित होता है। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ स्थित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेडुला ओब्लंगटा में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, बिस्तर पर पड़े रोगी में हाइपोस्टिक निमोनिया के जोखिम को कम करने की एक सरल और लागत प्रभावी विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवस्था में बार बार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, शरीर की निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं लगभग स्थिर माइटोसिस में होती है?
तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आमाशय कोशिकाएं जो है यह लगभग स्थिर माइटोसिस में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के शरीर में पानी का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुबला आदमी में। दुबला आदमी के शरीर में पानी का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एल्वियोली और उनके आसपास की कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को कौन सा श्वसन कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बाह्य श्वसन कहा जाता है। एल्वियोली और उनके आसपास की कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन डी की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी कॉड लिवर तेल में विटामिन डी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 3D किस कमी विकार की विशेषता है? 3D में डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस किस कमी की विकार की विशेषता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नियासिन। नियासिन की कमी की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, उचित पार्थक की सावधानियां स्थापित करने के लिए नर्स को पहले क्या जानना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नर्स को पहले जीभ के संचरण का तरीका जानना चाहिए। उचित पार्थक की सावधानियां स्थापित करने के लिए नर्स को पहले जीभ के संचरण का तरीका जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवर है जो विभिन्न चिकित्सा और सामुदायिक सेटिंग्स में हाथों की देखभाल प्रदान करता है। तो कौन करता है? एक पंजीकृत नर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजीकृत नर्स एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवर है जो विभिन्न चिकित्सा और सामुदायिक सेटिंग्स में हाथों की देखभाल प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, यह एक पारदर्शी झिल्ली है जो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लेंस। लेंस एक पारदर्शी झिल्ली है जो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करती है। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि है जो सर्केडियन चक्र के लिए जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मेलाटोनिन। अगला प्रश्न है, मेलेना शब्द का अर्थ क्या है? मेलेना शब्द का अर्थ क्या है? गहरे रंग का मल जिसमें खून हो उसका अर्थ मेलेना है। मेलेना शब्द का अर्थ है गहरे रंग का मल जिसमें खून हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉलपेप्सिंग पल्स को किस नाम से भी जाना जाता है? कॉलेप्सिंग पल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाटर हैमर पल्स के नाम से कॉलपेसिंग पल्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, घाव भरने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका मानी जाती है? घाव भरने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका मानी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की भूमिका मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी घर्षण। घर्षण को हाथ धोने की सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एलर्जी के लिए सबसे अच्छा इलाज है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति को संवेदनशील एलर्जी कारकों के संपर्क में आने से रोकना। एलर्जी के लिए सबसे अच्छा इलाज है व्यक्ति को संवेदनशील एलर्जी कारकों के संपर्क में आने से रोकना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान वाले रोगी को देना चाहिए। उच्च तापमान वाले रोगी को क्या देना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निषेचन के समय एक विशिष्ट द्विबाजीय पत्री की मादा युग्म कोदिमध होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7 कोशिकीय होती है। निषेचन के समय एक विशिष्ट द्विबीज पत्री की
मादा युग्म कोदीमध भ्रूण कोश 7 कोशिकीय होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जेनोगैमी पर निषेचन सुनिश्चित करने के लिए नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर मौजूद होते हैं। तो कौन सा पौधा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पपीता। जेनोगैमी पर निषेचन सुनिश्चित करने के लिए नर और मादा फूल अलग अलग पपीता पौधों पर मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता आमतौर पर होती है। बहुभ्रूणता आमतौर पर किस पर होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नींबू वंश सिट्रस जो होते हैं इसमें बहुभ्रूणता आमतौर पर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे एक मानव महिला किस उम्र के आसपास रजनोवृत्ति तक पहुंचती है? एक मानव महिला किस उम्र के आसपास रजनोवृत्ति तक पहुंचती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 45 से 50 वर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एम्पुला। एम्पुला जो है एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है वृषण के कामकाज के लिए आवश्यक अंडकोश का तापमान हमेशा शरीर के तापमान से कितना नीचे होता है? तो इसका उत्तर है 2 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निषेचन के कितने दिन बाद अंतररोपण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7 दिन बाद। निषेचन के 7 दिन बाद अंतररोपण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एड्स के संचरण का सामान्य साधन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यौन संपर्क, रक्त आदान और प्लेसेंटल ट्रांसफर तीनों एड्स के संचरण का सामान्य साधन है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया जो है यौन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कभी कभी एक जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकती है घटना कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुप्रभाविता घटना कहलाती है। कभी कभी एक जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकती है बहुप्रभाविता घटना कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मेंडल द्वारा मटर के पौधे में कितने जोड़े के विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 7 जोड़े के विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 विषम युग्मजी लंबे मटर के पौधों के बीच एक क्रॉस में बौनी संतानों के उत्पादन की संभावना क्या है? तो 25% इसकी संभावना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंटीराइनम स्वान पुष्प में फूलों के रंग का वंशानुक्रम एक उदाहरण है। कौन सा इसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण प्रभाविता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्राइजोमी त्रिसूत्रता द्वारा दर्शाया गया है। इसका उत्तर है 2n+1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 2n+1 ट्राइजोमी त्रिसूत्रता द्वारा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है यदि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% साइटोसिन है तो इसमें एडेनिन की प्रतिशत क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एडेनिन की प्रतिशत 30% होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर दूसरे बुक से आपको एनएम की वीडियो देखनी है तो उसके लिए हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जाकर देखिए। और हमारा नया चैनल का नाम है सक्सेस लाइफ, तो इसलिए उसमें जाकर आप लोग नए बुक से एनएम की वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।